एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलास्टिसिटी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से डिसीजन मेकिंग बनती है। लास्ट के 2 बच्चों को जवाब देना है। प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्या होती है? कम होती है। मुझे कोचिंग का प्राइस बढ़ाना है, मन में आ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। तो मुझे प्राइस बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं बढ़ाना चाहिए। आप बताइए। नहीं, आराम से बैठ के पूरा क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए। प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरे कोचिंग के बच्चे कम हो जाएंगे। शुड आई इंक्रीज द प्राइस और नॉट? प्राइस नहीं बढ़ाना चाहिए ऑब्वियसली। आप बताइए मैडम। हाँ हाँ सही कह रहे होंगे सब। बताइए, सब बताइए। चलिए एक एक आवाज में बता दीजिए, प्राइस बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं बढ़ाना चाहिए। आप लोगों की बात मान के मैं गरीब रह जाऊंगा। मुझे एक रिसर्च करना चाहिए था। मान लीजिए मैं प्राइस डबल कर रहा हूं, 20,000 का 40,000, और 2 बच्चे छोड़ के जाएंगे बस। आप लोगों ने कहा नहीं सर बच्चे कम हो जाएंगे, मत बढ़ाइए। मैं भी रुक गया आपकी बात मान के। जबकि मैंने बाद में सोचा यार, अगर मैं सर्वे कराता और सर्वे करा के मुझे ये पता लगता कि 20,000 की जगह 25,000 की जगह 50,000 फीस कर रहा हूँ, मैंने इनका इंटरव्यू लिया, आप छोड़ेंगे कोचिंग? बोले नहीं। आप छोड़ेंगे? नहीं। एंड में जाके वही 2 बच्चे बोले हम नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 40-50 बच्चों में से 2 बच्चों ने कोचिंग छोड़ दी। तो ऐसे एनालिसिस करते हैं। पहले हम 25,000 ले रहे थे, हम पे 40 बच्चे पढ़ रहे थे, यानी हमारी रेवेन्यू आ रही थी 10 लाख रुपए की। हमने 50,000 फीस कर दी और 38 बच्चे हो गए, ठीक है, तो हमारी रेवेन्यू हो गई 19 लाख। मार्शल साहब की बात बिल्कुल सही है, प्राइस बढ़ाएंगे क्वांटिटी गिरेगी। क्या मुझे प्राइस नहीं बढ़ाना चाहिए इस कंडीशन पे? आप लोगों ने मेरा हाथ रोक लिया। 19 लाख, 9 लाख का नुकसान कर दिया मेरा, सिर्फ जरा सी बातें सुन के, 4-5 लेक्चर सुन के आपने अपनी बातें बतानी शुरू कर दी। मार्शल के रूल में ये सबसे बड़ी गड़बड़ है कि उसने ये बताया प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी। तो इससे क्या करें? प्राइस बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं, ये बात कहां पता लगी? अगर ऐसा होता तो 1950 से लेके आज तक चीजों के प्राइस ही नहीं बढ़ रहे होते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो महंगी कर रहे हैं ओनर्स। यही बिजनेस इकोनॉमिक्स है। अब आप 12th से के अलग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। अब बात 12th में इलास्टिसिटी अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझी होगी। बिजनेसमैन को प्राइस डिटर्मिनेशन करनी है, तो वो उसे भी पता है प्राइस बढ़ाऊंगा तो कंज्यूमर्स कम होंगे, तो नहीं बढ़ाते हैं क्या लोग प्राइस? या बढ़ाते हैं आम जिंदगी में? क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि अगर छोटा मोटा इंपैक्ट आ रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई? या जैसी क्वांटिटी कम हो नहीं बढ़ाने चाहिए प्राइस? यहां मुझे बढ़ाने चाहिए थे, नहीं बढ़ाने चाहिए थे? इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये बताता है हाउ मच, कितना चेंज होगा, चेंज कितना होगा ये बताता है ये। और डिसीजन मेकिंग, जो भी मैंने 5 लेक्चर पढ़ाए उनसे कुछ नहीं होनी, सब बेकार था। 5 दिन से जो मैं प्रवचन दे रहा था उससे कोई फायदा नहीं था आपको। क्या था? आप डिसीजन कहां कर पाए इतने दिन बाद भी? सब गलत कर दिया। यानी मेजर जो बात उठेगी वो अब से उठेगी। अब आप बताइए, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड, क्वांटिटी डिमांड गिरेगी, तो क्या ना बढ़ाएं प्राइस या अभी और सर्वे करें कि कितना इफेक्ट आना है? सर्वे करना। दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब चेंज होगा। अब फिर एक और क्वेश्चन। अब ये सब छोड़ दीजिए, 40 से 38 है क्या है। अब एक नए तरीके से, मैंने प्राइस बढ़ाया, डबल किया प्राइस, और 2 बच्चों ने कोचिंग छोड़ दी। मतलब ये प्राइस बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए? पिछले क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है इसका। मैंने प्राइस डबल किया और 2 बच्चों ने कोचिंग छोड़ दी। प्राइस बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए? डबल प्राइस कर रहा हूं, 2 बच्चों ने कोचिंग छोड़ दी, बोले नहीं सर हम नहीं पढ़ेंगे आपसे। एग्जैक्टली। अब अगर 2 ने छोड़ दी और आपने कहा हाँ सर प्राइस बढ़ा दी, तो थे ही बच्चे 3, 2 छोड़ के चले गए, मैं तो नुकसान में आ गया। तो और अगर बच्चे 100 थे और 2 छोड़ के चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सो
अगर हम इलास्टिसिटी में चेंज इन क्वांटिटी देखेंगे ये भी नहीं चलेगा। सर दो ने छोड़ा, इससे भी कोई डिसीजन नहीं आएगा। हमें देखना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। जिस भी बच्चे ने बोला टोटल कितने थे, परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, समथिंग अपॉन टोटल इनटू 100, ऐसे निकालते हैं ना। अभी 12वीं की रिजल्ट आएगा तो सब परसेंटेज बता रहे होंगे अपनी, तो वो जो भी टोटल होगा उससे डिवाइड करेंगे अपने टोटल को, इनटू 100 कर देंगे। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और किस चीज में पूरा यूज होगा ये, डिसीजन मेकिंग में। अब यहां से इंपॉर्टेंस बनेगी इस सब्जेक्ट की। क्यों पढ़ रहे थे हम डिमांड से तो एक हमें क्वालिटी समझ में आई, बट डिसीजन नहीं ले सकते डिमांड के, लॉ ऑफ डिमांड से। डिसीजन लेना है तो कहां जाना पड़ेगा आपको, इलास्टिसिटी। बताइए बात समझ में आती है। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन, अब मैं लिख देता हूं यहां पे, इलास्टिसिटी क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑब्लिक डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑब्लिक इनकम ऑब्लिक प्राइस ऑफ अदर गुड्स, रिलेटेड गुड्स। मतलब मुझे क्या देखना है, मैं समझा दूं थोड़ा सा, आज सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा हूं चैप्टर की। मतलब मुझे क्या देखना है, कितने परसेंट चेंज होगा, कितने क्वांटिटी चेंज होगी, उससे डिसीजन नहीं आएगा। जैसे 2 बच्चे कम हो गए, इससे कोई डिसीजन नहीं आएगा। 2% कम हुए या 66.67% हुआ, उससे डिसीजन आएगा। कितने परसेंट चेंज हुआ। अगर मैं कह रहा हूं क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ तो मतलब मैं प्राइस के रेस्पॉन्स में जानना चाह रहा हूं। और अगर मैं कह रहा हूं कितना डिमांड चेंज हुई, इसका मतलब मैं इनकम या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में जानना चाह रहा हूं। तो मतलब मुझे देखना है अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है, जैसे मैं बिजनेसमैन हूं तो मुझे यह भी समझना पड़ेगा लोगों की इनकम बढ़ रही है तो लोग कितना रेस्पॉन्स करते हैं मेरे डिमांड को। सेकंड, कई बार मुझे देखना है कॉम्पिटिटर प्राइस चेंज करता है तो मेरी डिमांड कितना इफेक्ट होती है। कई बार मुझे देखना है कि मैं अपना अगर प्राइस बढ़ाऊं तो मेरी क्वांटिटी डिमांड कितना इफेक्ट होगी। तो इन तीनों चीजों की रिसर्च करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। अच्छा, लेकिन डिमांड तो टेस्ट की वजह से भी चेंज होती है। तो क्या उसको भी इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं? हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन टेस्ट। हाउ यू विल कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन टेस्ट? सर पहले 100 टेस्ट था, अब 102 हो गया, ये कैसे पता लग जाएगा? तो सिर्फ 3 ही चीजें मेजर की जा सकती हैं, दैट इज प्राइस, इनकम, प्राइस और रिलेटेड गुड्स। टेस्ट यू कैन नॉट मेजर, जनसंख्या आप मेजर नहीं कर सकते। फील कर सकते हैं जनसंख्या बढ़ रही है। एमडीए में कितने बच्चे रहते हैं, एमडीए कॉलोनी में कितने बच्चे रहते हैं, आप फील करते हैं वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होने लगी है। कितने लोग बढ़ गए पिछले साल से? नहीं, कितने नंबर्स बताइए। हाँ, तो यही है। तो वहां पे जो लोग दुकानें ले रहे हैं, जो ये ले रहे हैं, उन्हें ये पता है कि भीड़ बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी, बट वो मेजर नहीं कर सकते। मेजर नहीं कर सकते तो इलास्टिसिटी उनके लिए नहीं है, क्योंकि हम इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। जनसंख्या मेजर करेंगे, सेंसस सरकार करेगी, एनएसएसओ होता है। तो इलास्टिसिटी का इंपॉर्टेंस समझ में आया। इलास्टिसिटी यूज कहां होगी? इन डिसीजन मेकिंग। और मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं, लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट while elasticity is a quantitative statement। ये सिर्फ क्वालिटी बताती है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी, ये कितना गिरेगी ये भी बताती है। क्वेश्चन आ सकता है, लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। अब आप कहेंगे ये कहां से क्वेश्चन बना? तो आप बोलिए क्वालिटी बताती है वो केवल।
क्वांटिटी के बारे में कोई बात नहीं करती। क्वांटिटी कौन बात करेगा? इलास्टिसिटी। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, लॉ ऑफ डिमांड डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंस है, रेलिवेंट है, इररेलेवेंट है? इररेलेवेंट है। तो रेलिवेंट कौन है डिसीजन मेकिंग के लिए? इलास्टिसिटी। आई थिंक लॉजिक समझ में आ रहा है। अब जब का मतलब था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रेस्पॉन्स टू, अगर प्राइस के रेस्पॉन्स में बात कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम के रेस्पॉन्स में बात करेंगे तो इनकम इलास्टिसिटी, और रिलेटेड गुड्स के प्राइस के से रेस्पॉन्स जानना चाहते हैं तो दैट इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी। तो वो धीरे धीरे उन पर बात करेंगे। आज बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी। इसको हम आगे से EP बोलेंगे, E फॉर इलास्टिसिटी, P फॉर प्राइस, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी। P छोटा बनना है, इसमें फॉर्मूले डिनोट होंगे। इस EP का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के रेस्पॉन्स में क्वांटिटी पर कितना चेंज आ रहा है। दैट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी। आपको मैंने कल भी क्लियर किया था कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एब्सोल्यूट फिगर की वजह से गड़बड़ हो जाएगी। 2 स्टूडेंट ने छोड़ा, अगर वो आउट ऑफ 3 थे तो इम्पॉर्टेंट चेंज है, अगर वो आउट ऑफ 100 थे तो अनइम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमें कितने के आउट ऑफ हैं वो जानना जरूरी है, तो इसलिए हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं। हमें ये देखना है अगर हम प्राइस में चेंज करेंगे तो क्वांटिटी में कितने % चेंज होगा। ये जो चेंज है, इन चेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कितना चेंज होगा, जो चेंज आएंगे हमारे सामने वो आएंगे ये एक चार्ट और बना लीजिएगा मेरे साथ। सिचुएशन, नेम इन इकोनॉमिक्स, ग्राफ और डिसीजन। सिचुएशन क्या है? अच्छा, फॉर्मूला क्या बताया मैंने ईपी का? परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैं कहता हूं ई आंसर आ रहा है, इलास्टिसिटी का आंसर आ रहा है 0। 0 कब आ सकता है इस फॉर्मूले से आंसर? कोई भी चीज डिवीजन की होगी तो 0 कब आंसर आएगा? हाँ, मतलब अगर ऊपर वाला चीज 0 हो तो नीचे आप कुछ भी रख लीजिए, 10, 20, 50, 100, 200, 2 लाख, हमेशा आंसर क्या आएगा? 0। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका रिजल्ट, प्राइस इलास्टिसिटी का रिजल्ट 0 है, व्हाट इट मीन्स? प्राइस इलास्टिसिटी का रिजल्ट 0 है, इसका मतलब मैं प्राइस में कितना भी चेंज करूं, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले का रिजल्ट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब प्राइस में चेंज करने पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसको नाम देते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर कोई आपसे कहता है परफेक्टली इनइलास्टिक, इसका मतलब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। ग्राफ कैसे बनेगा? यहां क्या रखूं? एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, यहां प्राइस। मैं प्राइस में कोई भी चेंज करूं, क्वांटिटी इन ईच केस सेम है।
अरे प्राइस 10 है तब भी 20 क्वांटिटी है, 15 है तब भी 20 क्वांटिटी है, 25 है तब भी 20 क्वांटिटी है। यानी एज ए बिजनेसमैन, क्योंकि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एज ए बिजनेसमैन हमने क्या देखा कि हमें यह जानना है कि प्राइस में चेंज करने से क्वांटिटीज में क्या चेंज होगा। ये हमने सर्वे कराया और आंसर आया 0 प्राइस इलास्टिसिटी। इसका मतलब ये क्लियर है कि प्राइस में चेंज करने से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, और अगर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो उसे बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। ग्राफ बनेगा ऐसा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्टिकल लाइन, दिस इज नोन एज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन है इलास्टिसिटी की, तो आप बोलोगे इसका मतलब क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक। अच्छा, एज ए बिजनेसमैन अब आप डिसीजन क्या लेंगे प्राइस के बारे में? यू विल इंक्रीज द प्राइस, डिक्रीज द प्राइस, और प्राइस शुड रिमेन सेम। आपको पता है प्राइस बढ़ाने से क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्या करेंगे? प्राइस बढ़ाएंगे। मुझे मालूम है अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं तो आप में से किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं बढ़ा दूंगा, तो मुझे बढ़ा देना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस। अभी मैं बोलता हूं कि ईपी लेस देन 1 है, आप बताइए डिवीजन के फॉर्मूले में लेस देन 1 कब आएगा? हाँ मतलब हाँ, कोई भी चीज अगर डिवीजन की है और उसमें लेस देन 1 आंसर लाना है तो नीचे वाली चीज को बड़ा रखना पड़ेगा। जैसे 10/12 कर दीजिए तो आंसर लेस देन 1 आएगा, 25/26 कर दीजिए तो लेस देन 1 आएगा, 40/50 कर दीजिए तो लेस देन 1 आएगा। यानी डिनोमिनेटर अगर ज्यादा हो न्यूमरेटर के कंपैरिजन में, दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। तो अगर ऊपर वाली चीज हमारी कम है, यानी प्राइस के रेस्पॉन्स में क्वांटिटी में चेंज कम हो रहा है, तो दैट इज नोन एज इनइलास्टिक। मैंने बोला इलास्टिसिटी इनइलास्टिक है, तो इसका मतलब प्राइस में चेंज करने पे क्वांटिटी में चेंज होगा बट कम होगा, उस प्रोपोर्शन में नहीं होगा। देखिए प्राइस में इतना सारा चेंज कर रहा हूं, क्वांटिटी में जरा सा चेंज हो रहा है। प्राइस में इतना सारा चेंज कर रहा हूं, क्वांटिटी में जरा सा चेंज हो रहा है। प्राइस इस तरफ रखते हैं ना, देखो यहां से प्राइस यहां पहुंचाया, इतना सारा चेंज करा, क्वांटिटी जरा सी बड़ी। क्वांटिटी में अगर बिल्कुल चेंज नहीं होगा तो इट इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक। क्वांटिटी में थोड़ा बहुत चेंज होगा, इनइलास्टिक। यानी मैं फीस डबल कर दूं और एक आध स्टूडेंट छोड़ दे आउट ऑफ 40-50, अगर एक आध बच्चा छोड़ दे तो इसे मैं क्या बोलूंगा, इनइलास्टिक। यानी इफेक्ट तो आ रहा है बट बहुत कम आ रहा है। क्या करना चाहिए ऐसे मुझे, प्राइजेस बढ़ा देना चाहिए, तो फिर अगेन इंक्रीज इन प्राइस। यानी अभी आप इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी समझिए कि इलास्टिसिटी के बिना आपको डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइजेस बढ़ाती रहती हैं, उन्हें मालूम है इस तरीके से करना है। अगर E = 1 है, इसका मतलब जितना आप प्राइस में चेंज कर रहे हैं उतना ही क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। कोई भी डिवीजन में 1 तब आएगा जब 40/40, 50/50 होगा। इसे बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। जितना प्राइस में उतना क्वांटिटी में। क्या डिसीजन लूं? कुछ भी ले सकता हूं, इंक्रीज भी कर सकता हूं, डिक्रीज भी कर सकता हूं और सेम भी रख सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग। ये डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशंस हैं, क्या करना है और कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना है, तो इसमें कोई भी डिसीजन आ सकता है। यानी और फैक्टर्स पे चीज़ें डिपेंड करेंगी, प्राइस से कोई रेलिवेंस ज़्यादा है नहीं। इंक्रीज डिक्रीज सेम तीनों हो सकते हैं। अगर मैं चौथी सिचुएशन देता हूँ, E is greater than 1,
इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब कि क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस में कम हो रहा है, इट इज कॉल्ड इलास्टिक। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब हो गया कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज करूंगा तो क्वांटिटी में ज्यादा चेंज होगा। देखिए ग्राफ, प्राइस में जरा सा चेंज कर रहा हूं और क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो रही है, जरा सा प्राइस, क्वांटिटी इतनी सारी। जरा सा प्राइस, क्वांटिटी इतनी सारी। क्या करेंगे ऐसे में? सेम रखेंगे, प्राइस सेम रखेंगे। मुझे पता है प्राइस में जरा सा चेंज करूंगा, क्वांटिटी में बहुत सारा चेंज हो जाएगा। क्या करना चाहिए मुझे? प्राइस डिक्रीज कर देना चाहिए। यही तो सब लोग करते हैं भाई। मुझे पता है अगर मैं हल्का सा डिस्काउंट दूंगा, जैसे जब सेल लगती है कपड़ों पे तो लोग भयंकर टूट पड़ते हैं, हर आदमी बाहर निकल रहा है कई कई बैग पकड़े हुए। तो सेलर को पता है, बोले यार कि जो है अगर मैं थोड़ा सा डिस्काउंट दे दूंगा तो लोग बहुत ज़्यादा माल खरीद लेंगे, तो इससे तो मेरा फ़ायदा ही है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि 500 रुपये के डिस्काउंट से मेरे यहाँ 25 बच्चे बढ़ने वाले हैं तो दे दूंगा डिस्काउंट। क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरे को तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आएगा। आप ज़रा समझिए, मैं 25,000 रुपये ले रहा हूँ और 10 बच्चे आते हैं मेरे यहाँ, 2.5 लाख का रेवेन्यू। मैं सोचता हूँ 24 कर दूंगा तो भीड़ लग जाएगी, 50 हो जाएंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? 12 लाख रुपए हो जाएगा रेवेन्यू। तो ऐसे मुझे प्राइस गिराना चाहिए, नहीं गिराना चाहिए? थोड़ा सा गिराने में क्या दिक्कत है? जरा सा प्राइस गिराऊंगा, बहुत क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये जो मोबाइल्स वाली कंपनियां हैं ये जानती हैं। पहले ये क्या करती थी, थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट दे देती थी। बोले भाई अब जो है 30 पैसे में कॉल होगी, 20 पैसे में कॉल होगी। लोग पूरी पूरी रात लग जाते थे, यूथ। तो क्या होता था कि बिल बहुत ज़्यादा आ गया। तो अब ये नहीं समझ में आता था यार प्राइस गिरने पे इतना ज़्यादा बिल कैसे आ गया। तो मोबाइल कंपनी चलाक थी, उन्हें मालूम था जरा सा प्राइस गिराएंगे और लोग इस पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रिएक्ट करेंगे, तो ओवरऑल रेवेन्यू तो ज़्यादा आ रहा है ना। अगर मुझे पता हो 1,000 रुपये कम करने थे, 50 बच्चे हो जाने वाले हैं 10 से, तो क्या करूँगा मैं? कम कर दूंगा भाई। मुझे 2.5 लाख से तो 12 लाख बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा। सो ऐसे में क्या करेंगे हम? प्राइस डिक्रीज करेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स, एज ए बिजनेसमैन आपके लिए क्या रेलिवेंस है इलास्टिसिटी का? वो लास्ट कॉलम है। 12th में इकोनॉमिक्स था इसलिए लास्ट वाला कॉलम नहीं था। 12वीं में लास्ट वाला कॉलम नहीं था जब आप पढ़ रहे थे, बिकॉज वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। अभी एज ए बिजनेसमैन मुझे क्या डिसीजन लेने हैं वो है, इसलिए लास्ट वाला कॉलम है अभी। एंड 5th इज ई इज इंफिनिटी, इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट कब हो जाते हैं कोई चीज? जब डिनोमिनेटर 0। मैं 10/0 कर दूं तो इनफाइनाइट होगा, मैं 15/0 कर दूं तो इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। और ये सिचुएशन आती है, प्राइस सेम है, क्वांटिटी बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। ये वो यहां लिखेंगे, प्राइस इज एस्टेब्लिश्ड नो चेंज इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल लिखेंगे, परफेक्ट कंपटीशन। मैं बता देता हूं मैंने क्या लिखा है, प्राइस इज एस्टेब्लिश्ड नो चेंज इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल है परफेक्ट कंपटीशन। इस वाली चीज को जब मार्केट चैप्टर पढ़ाएंगे तब देखेंगे, तो इस क्वेश्चन को उस दिन देखेंगे
उस दिन मैं बोलूंगा, उस दिन मैं अपने आप रिलेट कर दूंगा। तो अभी बस यहां तक की बात समझें, यानी परफेक्टली इलास्टिक कि एक प्राइस एस्टेब्लिश्ड है और चीजें बिकती जा रही हैं, हमें प्राइस डाउन करके क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी हैज एक्सेप्टेड द प्राइस। जैसे आप पेन लेने जाएंगे तो आप 5 रुपए का जब पेन लेते हैं तो उससे बोलते हैं 4 कर दे भैया, मैं 2 ले लूंगा या 3 ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस एस्टेब्लिश्ड हो गया, आप सीधे जाके पैसे दे देते हैं, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, उस आदमी के पास ग्राहक आते जा रहे हैं, कोई उससे डिस्काउंट नहीं मांग रहा, नोबडी इज आस्किंग फॉर डिस्काउंट। इसका मतलब प्राइस माइंड में सेट हो चुका है, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए प्राइस गिराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कब होता है, किस फेस में होता है, ये सब एक मार्केट चैप्टर है, वहां पर जाकर हम देखेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से इतने रिजल्ट आ सकते हैं, तो 0 आ सकता है, लेस देन 1 आ सकता है, इक्वल्स टू 1 आ सकता है, मोर देन 1 आ सकता है और इनफाइनाइट आ सकता है। 0 आएगा, इट इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब एक बात बता दूं, ये जो चीज है, जो भी आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा रिलेशन जो होगा वो क्वांटिटी का है। जैसे मैं बोल रहा हूं परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी चेंज नहीं हुआ, 0, तो 0 का मतलब 0 चेंज इन क्वांटिटी। लेस देन 1 मतलब लेस देन 1 चेंज इन क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी में कम चेंज। यानी अगर हम इसे इनइलास्टिक इलास्टिक बोले, लेकिन इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो किस चीज का रेस्पॉन्स जानना चाह रहे थे हम, क्वांटिटी का। तो मैंने बोला भाई मेरा इलास्टिसिटी 0 है, तो आपको बोलना है अच्छा सर मतलब 0 चेंज इन क्वांटिटी। ऐसे अंडरस्टैंड करिए क्योंकि आगे टेक्निकल क्वेश्चन आएगा। मैंने बोला मेरा चेंज लेस देन 1 है, तो आप बोलो यानी लेस देन 1 चेंज इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू प्राइस, इक्वल्स टू 1, यानी जितना प्राइस में चेंज है उतना क्वांटिटी में चेंज है। मोर देन 1 चेंज इन क्वांटिटी मोर देन चेंज इन प्राइस। इनफाइनाइट मतलब चेंज इन क्वांटिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्वांटिटी लगातार चेंज हो रही। तो हमें हर चीज को किसके रिलेशन में लेकर जाना है, क्वांटिटी। तो लेस देन 1 मतलब लेस देन 1 चेंज इन क्वांटिटी, कंपैरेटिवली कम चेंज हो रहा है क्वांटिटी। ये बात यहां तक में कोई दिक्कत है इलास्टिसिटी के इस चार्ट में? तो इलास्टिसिटी प्राइस भी हो सकती है, इनकम भी हो सकती है, क्रॉस भी हो सकती है। फॉर्मूला आएगा परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी चीज पर एक आता है कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इसके 3 मेथड हैं। परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये 0, 1, 1.2, 0.8 ये आएंगे, आंसर निकालेंगे कैसे, उसके लिए 3 मेथड है। सर मेरा आंसर 0.8 आ गया तो बेटा आप समझ गए कि इनइलास्टिक है, तो यू शुड इंक्रीज द प्राइस। लेकिन वो 0.8 कैसे आएगा, मतलब आप समझिए इलास्टिसिटी से क्या होगा, सर वी कैन टेक डिसीजन, ओके। इलास्टिसिटी का रिजल्ट अगर सर ये होगा तो मैं प्राइस बढ़ाऊंगा, ये होगा तो मैं प्राइस बढ़ाऊंगा। अब ये रिजल्ट आएगा कैसे, जब तक ये रिजल्ट नहीं आएगा ये डिसीजन कैसे होगा। इस डिसीजन के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए इलास्टिसिटी 0 है या 1 है, तो उस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब इलास्टिसिटी कैलकुलेट हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं उसको अप्लाई कर सकता हूं। कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 3 मेथड है, परसेंटेज, ज्योमेट्रिक एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल आउटले मेथड। समझ रहे मैं क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं? मैंने पहले आपको यह क्रिएट कराया कि इलास्टिसिटी का रेलिवेंस है डिसीजन मेकिंग में, यह बात मैंने कल बोली।
आज मैंने ये बोला डिसीजन क्या होगा, प्राइस बढ़ाना है या घटाना है, डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी का रिजल्ट क्या है। वो रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होगा, वो अब हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा है। जब ये रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा तो डिसीजन आप इजीली ले सकते हैं। इस रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड है, परसेंटेज, ज्योमेट्रिक एंड टोटल एक्सपेंडिचर। पहले वाले मेथड पे बात कर रहे हैं। इस परसेंटेज मेथड के भी अभी 2 पार्ट बना लीजिए। आर्क मेथड और पॉइंट मेथड। आर्क मेथड और पॉइंट मेथड। अभी चार्ट है, अभी ज़्यादा मैंने बताया नहीं है, सिर्फ ये बात चल रही है कि जब तक हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे डिसीजन कैसे लेंगे, तो हमें कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ये था 12वीं में कैलकुलेशन, ये वाला था शायद, परसेंटेज मेथड था शायद, आर्क वार्क नहीं था उसमें, चेक कर। अब नेक्स्ट लिखिए परसेंटेज मेथड। इट इज अप्लाइड व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी, व्हेन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन। अगर हम आपको प्राइस और क्वांटिटी दोनों दे रहे हैं और हम जानना चाहते हैं इलास्टिसिटी कितनी है, मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे ये कहना चाह रहा हूं 10 रुपये प्राइस था, 25 क्वांटिटी थी, 20 रुपये प्राइस हो गया, 20 क्वांटिटी हो गई। अगर मैं इसके भी डाटा दे रहा हूं और इसके भी डाटा दे रहा हूं, यानी प्राइस का भी डाटा है, क्वांटिटी का भी डाटा है, और अब मैं जानना चाहता हूं क्या मुझे प्राइस 10 से 20 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो प्राइस बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, ये बात किस पर डिपेंड करेगी, इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी का रिजल्ट निकालने के लिए ऐसे में मैं कौन सा मेथड यूज़ कर सकता हूँ, परसेंटेज मेथड। यानी जिस समय मुझे प्राइस और क्वांटिटी दोनों के डाटा इजीली अवेलेबल होंगे, आई कैन अप्लाई परसेंटेज मेथड। तो 3 मेथड हैं, तो ये वाला मेथड तब लगता है जब प्राइस और क्वांटिटी दोनों हमारे पास गिवन हो। ये कभी और लगेंगे, ये कल और परसों में लगेंगे, अभी आज तो यही लगेगा परसेंटेज मेथड। फॉर्मूला है इसका परसेंटेज चेंज इन QD अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस फॉर्मूले में ही परसेंटेज मेथड में 2 हैं, यानी सेम फॉर्मूला 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट इज, मैं पहले पॉइंट करा देता हूं, फिर आर्क। मतलब इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी कब लगाएंगे, जब प्राइस और क्वांटिटी दोनों का डाटा होगा। कॉमन फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन QD अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बट यही फॉर्मूला लगाने के 2 तरीके हैं, पॉइंट मेथड और आर्क मेथड। पॉइंट मेथड के लिए लिखिए, इट इज यूज्ड when significant change does not occur. Arc, it is applied when there is a significant change. अभी बताता हूँ मैं, सिर्फ नोट्स बना लेते हैं पहले। यही टॉपिक है जो ध्यान से समझना है, और 12वीं की यादें अब ख़त्म होने वाली हैं धीरे धीरे, अब ये सब नया शुरू होने वाला है, ये सब नया ही शुरू हो चुका है। इसका फॉर्मूला होता है EP इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन
डेल्टा पी, इसका फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। सिर्फ अभी नोट्स बनाइए, मैं कुछ नहीं समझा रहा हूँ इसलिए परेशान मत होइए। कोई सोच रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने समझाया भी नहीं है, अभी सिर्फ नोट करना है। इसके बाद लिखिए बेस इक्वल्स टू इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी। यहां लिखिए बेस इक्वल्स टू एवरेज क्वांटिटी एंड एवरेज प्राइस। इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी अभी मैंने समझाया नहीं है, सिर्फ नोट्स बन रहे हैं। हो गया पूरा? जरा मेरी बात सुनिए, अगर कोई आपको प्राइस और क्वांटिटी दोनों के डाटा देता है और आपसे कहता है बताइए इलास्टिसिटी, तो दोनों डाटा है तो आप कौन सा मेथड लगाएंगे? परसेंटेज। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। बट इस फॉर्मूले को लगाने के भी दो मेथड है, पॉइंट और आर्क। पॉइंट मेथड तब लगता है जब कोई सिग्निफिकेंट चेंज ना हो और आपको इलास्टिसिटी निकालनी हो। आर्क तब लगता है जब सिग्निफिकेंट चेंज हो। जैसे एक रेस्टोरेंट वाला अपने डिशेस के प्राइस डबल करना चाहता है और वो जानना चाहता है रेस्पॉन्स, क्या वो सिग्निफिकेंट चेंज कर रहा है चीजों में या अनइम्पॉर्टेंट चेंज कर रहा है? मतलब इंपॉर्टेंट चेंज है, डबल करना चाह रहा है प्राइस। तो ऐसे में अगर वो रेस्पॉन्स को कैलकुलेट करना चाहता है तो उसे कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? आर्क। यानी जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसके लिए इलास्टिसिटी निकालने के लिए उसे आर्क यूज करना पड़ेगा। पहला थ्योरी पॉइंट। एक BMW कार जो 35 लाख रुपए की है, वो सोच रही है अगर मैं 1 लाख रुपए की डिस्काउंट दे दूं तो लोगों पर कितना इफेक्ट आएगा। 35 लाख की जगह हम 34 लाख की बेचेंगे या 34,50,000 की। 35 लाख की गाड़ी पे 50,000 कम करके कितनी भीड़ हमारे पास खिंची आएगी? इंपॉर्टेंट चेंज है अनइम्पॉर्टेंट चेंज है? अनइम्पॉर्टेंट। कोई फर्क नहीं पड़ना है क्या 35 क्या 34.5। 1 लाख की चीज में 50,000 का, 2 लाख की चीज में 50,000 इंपॉर्टेंट है, 35-50 लाख की चीज में नहीं है, तो वहां लगाएंगे पॉइंट मेथड। तो ये तो थ्योरी की बात है। अब सेम फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसका रूप या तो ये हो जाएगा या ये। पहले मैं इस वाले को समझाता हूं। जरा आप समझिए, अभी नोट ना करिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्राइस क्वांटिटी 10 से 20 हो गया, 25 से 15 हो गया। ये फॉर्मूला है सिंपल, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चाहे पॉइंट है या आर्क है, फॉर्मूला यही है। प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिए, इसलिए इलास्टिसिटी ऐसे निकलेगा। मुझे चेंज इन क्वांटिटी बताना कितना है? सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी, नॉट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। 10 का चेंज हुआ, -10, ठीक बात है, 10 का चेंज हुआ। मैं इसकी परसेंटेज जानना चाहता हूं, कितने परसेंट चेंज हुआ। आप किसी भी चीज की परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जिस भी चीज की परसेंटेज निकालनी है उसे ऊपर रखते हैं, अपॉन एक बेस रखते हैं, इनटू 100 करते हैं। जैसे मुझे निकालना है, मेरे 10 नंबर आए हैं 50 में, तो कितने परसेंट आए हैं? तो 10 अपॉन 50 इंटू 100, 20% नंबर आए। अभी आप 12th का मैं परसेंटेज ना भी बताऊं तो 12th के सब बच्चे परसेंटेज बता देंगे, क्योंकि आपने 8th 9th में सीखा होगा। अब हमें जानना है हमारा चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 10 का परसेंटेज क्या है। परसेंटेज के लिए एक बेस रखना पड़ेगा, कितने पे चेंज हुआ ये? 25 पे, इंटू 100, दैट इज 40% चेंज हुआ है। प्राइस में कितना चेंज हुआ? 10,
बट इसका परसेंटेज निकालना है तो एक बेस रखना पड़ेगा। बेस तो इनिशियली है 10 इंटू 100, 100%। इसका मतलब आंसर आ गया 0.4। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द मेन फॉर्मूला। चेंज इन क्वांटिटी नहीं पूछ रहा, परसेंटेज पूछ रहा हूं। चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 10, इसका परसेंटेज पूछ रहा हूं, तो एक चीज बेस की कितने पे चेंज हुआ इंटू 100, 25 था 10 का चेंज हो गया, तो 10/25 इंटू 100, 10/10 इंटू 100। इस चीज को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, चेंज इन क्वांटिटी, इसे मैं Q, इसे Q1 मान लेता हूं, इसे P1 मान लेता हूं, तो मैं ऐसे बोलूं Q माइनस Q1 अपॉन Q। अरे चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकाला, 25 माइनस 15, 10/25, ऐसी तो निकाला। तो Q माइनस Q1 अपॉन Q इंटू 100, इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। कहां फंस गए, ये है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। नहीं, आप यहां से चेंज चले हैं ना, 25 से चले हैं आप 25 से चले हैं, आप 25 से चले हैं, अभी अब रुक जाइए, आप 25 से चले हैं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस P माइनस P1 अपॉन P इंटू 100, 100 कट गया, इसे हम बोलेंगे डेल्टा Q। चेंज को जब भी बोलना होता है मैथ्स में डेल्टा से कर सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन Q, डेल्टा P अपॉन P। डबल इक्वेशंस का फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, ये रिवर्स हो जाएगा। सिंपल मैथ्स है, अगर दो इक्वेशन डबल में हो तो ये वाली नीचे वाली इक्वेशन उल्टी होके पड़ जाती है। दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला। सो आप चाहें तो इसको ऐसे ही निकाल लें सीधे, यानी अब दो तरीके से फॉर्मूले कर लेते हैं, या तो ये लगाइए या ये डायरेक्ट लगाइए। पहला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है सर, 10 का चेंज हुआ है ओवर 25 इंटू 100, कितना चेंज हुआ 40%। प्राइस में 10 का चेंज हुआ ओवर 10, 100%, 0.4। इस फॉर्मूले को लगाइए। डेल्टा Q कितना चेंज हुआ है 10, क्वांटिटी ओरिजिनल कितनी थी 25, प्राइस कितना था ओरिजिनल 10, प्राइस कितना चेंज हुआ है 10। अभी माइनस प्लस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये भी आंसर आ जाएगा 0.4। तो ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे आया है, ये फॉर्मूला कहां से आया है, ओरिजिन तो यहीं से हुआ है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर सिग्निफिकेंट चेंज है या आर्क मेथड पूछ रहा है तो यही फॉर्मूला ये बन जाएगा, सेम फॉर्मूला जो ये बना था वो इसकी जगह Q1 माइनस Q2 वाला बनेगा। कैसे, बेस फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी का चेंज क्या होगा, हम मान लेते हैं वही क्वेश्चन कहां गया हमारा, 10, 20, 25, 15। इस केस में वो ये कहते हैं दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज P1, दिस इज P2। तो चेंज इन क्वांटिटी क्या है Q1 माइनस Q2 अपॉन इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस रखना पड़ेगा। बट वो कह रहे हैं बेस जो रखिए वो रखिए आप एवरेज क्वांटिटी को, क्यों रखिए अभी अलग बात है। यानी यहां पे पहले वाले फॉर्मूले में तो आपने इनिशियल क्वांटिटी को बेस रखा था, तो आपने करा था Q माइनस Q1 अपॉन Q करा था। इस बार वो कह रहे हैं ना Q1 माइनस Q2, बेस किसको रखिए, एवरेज को। एवरेज किसी भी चीज का निकालने का क्या तरीका होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। अरे किसी भी चीज का एवरेज निकालना होगा, 10 और 20 का एवरेज क्या होगा 15, 10 प्लस 20 अपॉन 2, यानी सिर्फ नीचे वाली चीज चेंज करा रहा है वो, इंटू 100।
अरे दिस इज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज निकालना है तो एक बेस लगाओ, बेस वो कह रहा है एवरेज। प्राइस का चेंज क्या है, P1 माइनस P2। सर परसेंटेज में चेंज बताना है तो डिवाइडेड बाई बेस। बेस क्या रखूं इस बार, एवरेज। एवरेज परसेंटेज निकालना है इनटू 100, 100 100 2 2। अब फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। दोनों का बेस फॉर्मूला तो यही था। पहले आप आज समझ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से, बहुत टाइम है हमारे पास। बेस फॉर्मूला तो यही था। अच्छा मजे की बात यह है बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। सो मैंने आपको बता दिया कि Q1 अब माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 कहां से आ गया, तो मैंने आपको हिंट आउट कर दिया है। अब इससे आंसर क्या आएगा हमारा, 25 माइनस 15 अपॉन 25 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 20 अपॉन 10 माइनस 20, 10 अपॉन 40 इंटू 30 अपॉन 10, 3/4 दैट इज 0.75। यानी एक जगह आंसर 0.4 आ रहा था सेम क्वेश्चन का, और एक जगह आंसर 0.75 आ रहा है सेम क्वेश्चन का। और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एग्जामिनर क्या करेगा, ये क्वेश्चन देगा आपको, ए ऑप्शन देगा 0.4, बी ऑप्शन देगा 0.75, सी कुछ भी दे देगा 1, डी दे देगा 0.9। अब ये दोनों में से एक सही है, कौन सा अच्छा लग रहा है? सीए फाउंडेशन की स्टडी ये बोलती है कि हम जब आर्क से, वैसे निकालना आर्क से चाहिए क्योंकि सिग्निफिकेंट चेंजेस पे ही हम यूजुअली कैलकुलेट करते हैं, बट वो कहती है अगर आर्क से निकलवाना होगा तो हम आर्क बोल देंगे, अदरवाइज आप सारे किससे निकाल के आएंगे, पॉइंट से। तो जब भी आर्क वाला क्वेश्चन देंगे ब्रैकेट में आर्क लिखेंगे। कई सारे क्वेश्चन दिए ब्रैकेट में हर एक में लिखा आर्क मेथड, तो आर्क मेथड वाले में तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगाएंगे, और कुछ भी नहीं दिया पॉइंट। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन आया और कोई मेथड नहीं दिया, पॉइंट, लेकिन ऑप्शन 0.6 था, पॉइंट से आंसर आया 0.4, 0.4 मिला नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। मेरी बात समझिए कि एग्जाम में क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा 10 20 25 15, कोई मेथड नहीं बता रहा, आप सबसे पहले किससे निकालेंगे, पॉइंट से। पॉइंट से आंसर आया 0.4, लेकिन आंसर में 0.4 नहीं है, फिर क्या करेंगे, फौरन चेंज कर देना, आर्क पे चले जाना, 0.75 लगा के आगे बढ़ना। ठीक है, ये कुछ नहीं कि कोई क्वेश्चन में सर ने ये बताया वो बताया, फौरन चेंज कर दीजिए। अब मेजर बात जो मुझे आपसे करनी है 2 मिनट की और, ईपी हमेशा निगेटिव होती है। कभी भी जब इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो अपॉन में भाई एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, तो रिजल्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। भाई प्राइस इलास्टिसिटी क्या कह रहा है, प्राइस घटेगा क्वांटिटी बढ़ेगी, सो अगर एक चीज माइनस होगी तो दूसरी चीज क्या होगी, प्लस होगी, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोल रहा हूं मेरी इलास्टिसिटी 0.8 माइनस है, तो इसका मतलब क्या है, या मेरी इलास्टिसिटी माइनस की 1.2 है, ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ये 0 से कम है या ज्यादा है, माइनस का 1.2, ये आया ना, इन इलास्टिक लग रहा है, ऐसा नहीं है, ये इलास्टिक ही है। अरे हमें क्वांटिटी में चेंज देखना था, हमें माइनस प्लस से क्या मतलब, क्वांटिटी में चेंज ज्यादा हो गया प्राइस के कंपैरिजन में, 1.2 आने का मतलब क्या है, क्वांटिटी का चेंज ज्यादा है प्राइस के कंपैरिजन में, दैट इज इलास्टिक। माइनस में तो हमेशा ही होगा,
फिर तो कभी इलास्टिक हो ही नहीं पाएगा कोई आंसर, बिकॉज सारे आंसर ही किस में होंगे, माइनस में। तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, -2 -3 -4, आप बोलोगे हर चीज इन इलास्टिक। कह रहा भाई साहब कब इलास्टिक आएगा, बोले कभी नहीं आ सकता इलास्टिक, तो फिर कोई आंसर ही नहीं आएगा। इसलिए ही 12वीं में भी बोला, और इसलिए मैं भी आज बोल रहा हूं कि हमें माइनस में आंसर नहीं दिखाना होता। तो वो क्या करते हैं, माइनस में, पहले 12th में क्या करते थे, माइनस में जो लिखा होता था इसके पीछे माइनस लगा देते थे, जिससे आंसर क्या बन जाता है, प्लस। सीए वाले कहते हैं माइनस में लिखो ही मत, सारे आंसर किस में दिखाओ, पॉजिटिव। वरना तो 8 इलास्टिसिटी आप बोलोगे, माइनस का 8 बोलोगे, 0 से नीचे है, तो आप कभी इलास्टिक बोलोगे ही नहीं। तो इसलिए माइनस में नहीं देना। तो अगर मैं आपको एक आंसर देता हूं प्राइस इलास्टिसिटी का 1.8, 0.9, 1.2, तो ये सारे ही माइनस में है, तो आप कैलकुलेट करेंगे और निकालेंगे। लेकिन अगर मैंने इसमें से एक माइनस में दे दिया, प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर निकालना है, एक आंसर मैंने माइनस में दे दिया, प्राइस इलास्टिसिटी होती माइनस में बट दिखानी नहीं चाहिए, बट अगर मैं आंसर दे रहा हूं और इसमें मैंने माइनस लिख दिया है, तो अगर ये माइनस में है तो ये सब किस में है फिर, नहीं। अगर मैं एक चीज के आगे माइनस लगा रहा हूं और बाकी में नहीं लगा रहा हूं, तो ये सब प्लस है, और प्लस में प्रैक्टिकली आंसर आता ही नहीं है, इसलिए यही आंसर होगा। मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, अगर 1.8, 0.9, 1.2 है, ये सारे ही माइनस में है पर माइनस दिखाया नहीं जाता है, तो आप कैलकुलेट करो। लेकिन अगर किसी के आगे माइनस लिखा है तो इसका मतलब बाकी के आगे प्लस लिखा है, प्लस में प्रैक्टिकली आंसर आ ही नहीं सकता है, इसलिए यही आंसर है। आप बुक निकालिए, आज लाए हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस हैं या कल की तरह ही जैसे गए थे वैसे ही आ गए हैं क्वेश्चन? अच्छा, तो एक बच्चा मुझे बुक दीजिए, क्वेश्चंस भी है ना इसमें? आप आइए जरा स्टडी पे, क्वेश्चन नंबर 88। जो बच्चे किसी चीज का वेट कर रहे हैं कि भगवान उनके लाके प्रिंट करके देंगे, उनका कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने कल भी बोला था मुझे जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन 88, क्वेश्चन 88 में प्राइस 6 से 4 हो गया, क्वांटिटी 10 से 15 हो गई। कह रहा है पॉइंट इलास्टिसिटी यूज करो। हमने आंसर देखा सी में माइनस लगा है, इसका मतलब ए बी डी में प्लस है, और प्लस में प्राइस इलास्टिसिटी कभी हो नहीं सकता। तो क्या मेहनत करके क्वेश्चन सॉल्व करूं या पता है सी आंसर है? क्योंकि ए बी डी तो हो ही नहीं सकते। 88 का आंसर देखिए पीछे, 88 का आंसर देखिए, यानी अगर किसी के आगे माइनस लगा दिया है तो बाकी सारे क्या हो गए, प्लस हो गए। तो वो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप से आंसर तो क्या आना चाहिए, माइनस। वो बात अलग है, डिसीजन के लिए माइनस कंसीडर नहीं होता। आंसर तो माइनस में ही आएगा बट डिसीजन के लिए नहीं कंसीडर होगा। अब जैसे आप आइए क्वेश्चन नंबर 22। एक मूवी का प्राइस 120 रुपए से 200 रुपए हो गया और देखने वाले लोग 300 से 200 हो गए। प्राइस का भी डाटा गिवन है, क्वांटिटी का भी। अगर इसने इलास्टिसिटी मांगी तो कौन सा मेथड यूज होगा, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में कौन सा यूज होगा? अगर कुछ नहीं बोला तो पॉइंट, कुछ बोला तो जो बोला। कह रहा है आर्क लगाओ, तो आर्क लगाओ तो फॉर्मूला बताना जरा। तो क्या हो गया, 300 माइनस 200, 300 प्लस 200, 120 प्लस 200, 120 माइनस 200,
तो ये हो गया 100/500 इंटू 320/80, माइनस प्लस सब इग्नोर कर दीजिए आप। ये 4 हो गया, 5, 4/5 दैट इज 0.8। 0.8 निगेटिव ही है लेकिन बताना नहीं होता क्योंकि डिसीजन मेकिंग में फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए इसमें आंसर 0.8 दिया हुआ है। तो इट वॉज माई टॉपिक कि आपको इलास्टिसिटी, अब ये 0.8 आया, अब आपको डिसीजन लेना है कि क्या हमें प्राइजेस बढ़ाने हैं या नहीं। तो पहले ये आंसर निकालना जरूरी था। आप होमवर्क में ये एक दिन और रुकिए, कल की क्लास के बाद दूंगा होमवर्क, थोड़ा और डिटेल्ड कर लेते हैं, कल की क्लास के बाद देता हूं। फिर भी आप 22, 23 ये 2 क्वेश्चन कराइए, क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 23 जो मैंने दिया है, और क्वेश्चन 25, 22, 23, 25